दोस्तों, टर्बुलेंट जियोपॉलिटिक्स के टाइम पर पूरी दुनिया में ढेर सारी समस्याएं हैं। आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुनिया के कोने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है और हम चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। और इसके लिए हम सोच रहे हैं कि दुनिया को अगर हम किसी तरह चेंज कर दें तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट महात्मा गांधी ने क्या है कि अगर आप अपने आप को चेंज करोगे तो उससे दुनिया बदलेगी। सो बेसिकली बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अब इस बदलती हुई दुनिया में भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, राइट। एंड इसमें कुछ गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। वी शुड बी प्राउड इंडियंस कि हम ऐसा एम्बिशियस प्लान और टारगेट रखते हैं और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। और उस चीज को अचीव करने के लिए हमने ढेर सारे इंटरनल चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि वी हैव ऑलरेडी गेन्ड मोमेंटम टू रीच आवर डेस्टिनेशन। हम इस जर्नी में स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत जल्द वी विल इमर्ज एज अ सुप्रीम लीडर इन द वर्ल्ड। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में दोस्तों एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। क्या ये इकोनॉमी है, क्या ये पैसा है, क्या ये डिफेंस है, या कोई और चीज है? दरअसल दोस्तों ये है एजुकेशन। एजुकेशन वो हथियार है जिससे कि हम अपने देश के अंदर, दुनिया के अंदर प्रभाव ला सकते हैं, इन्फ्लुएंस ला सकते हैं और एक पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सकते हैं। हम लोगों को नॉलेज देकर उन्हें कैपेबल बना सकते हैं। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि अगर आप किसी को मछली पकड़ना सिखा दो तो आप पूरी उम्र के लिए उसको फीड कर रहे हो, लेकिन अगर किसी को बस एक बार खाना दे दिया आपने, ठीक है, तो उससे सिर्फ आपने उसकी एक वक्त की भूख मिटा दी। लेकिन अगर आपने उसको स्किल दे दी तो उस स्किल को यूज करते हुए वो अपनी आजीविका अर्न कर सकता है, अपने आने वाली पुश्तों को सर्व कर सकता है, उन्हें भी सिखा सकता है। तो एजुकेशन एक ऐसा हथियार, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भारत के नागरिकों को सशक्त करता है कि अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज को वो टैप कर सकें और ये बदलती हुई दुनिया के ट्रेंड्स को जानकर सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी को पकड़कर अपना भी उत्थान करें और कलेक्टिवली हमारे देश का भी उत्थान हो। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में एजुकेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। एक स्टडी ने बड़ा ही हैरान कर देने वाले ये आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं कि अगर हम एजुकेशन के ऊपर अपने खर्चे को थोड़ा इंक्रीज कर दें तो उससे जो इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिलता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। दरअसल अगर 1% से आप अपने एजुकेशन के खर्चे को बढ़ाएंगे, इफ योर एजुकेशन का एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 1% ऑफ योर जीडीपी, तो उसमें आपकी ओवरऑल जीडीपी का जो बेसिकली एजुकेशन में 1% का अगर आपने इंक्रीमेंट किया ना तो जीडीपी 1.5% से ग्रो कर जाती है। यानी कि अगर आप 100 करोड़ का बजट है आपका एजुकेशन का, उसमें 1% से आपने इंक्रीज किया तो मतलब 101 करोड़ रुपए आप एजुकेशन पे खर्च कर रहे हो। तो आपको जो फायदा मिलेगा, आपको जो जीडीपी में फायदा मिलेगा, आपकी जीडीपी 1.5% से इंक्रीज हो जाएगी एंड दिस इज एन एक्सपोनेंशियल इंपैक्ट, राइट। अब इसी चीज की महत्वता को समझते हुए जब हम आजाद हुए थे तो आजाद भारत में एजुकेशन की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस थी और आज भी है। आज हमारा देश क्या है? आज हमारा देश अपनी जीडीपी का लगभग 4% एजुकेशन में डेडिकेट कर रहा है। और ये डेडिकेशन इसलिए है ताकि हमारे इस देश में, जो कि विभिन्नता भरा देश है, इसको कल्चरली इंटीग्रेट किया जा सके, हमारे लोगों में प्रोग्रेसिव आइडियाज आए। क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं, अगर हमें चीजों के बारे में अवेयरनेस है तो हमें कई प्रॉब्लम्स के बारे में भी अवेयरनेस होगी। और अगर किसी चीज का बेसिकली प्रोग्रेस कब होता है? जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसकी सोल्यूशन निकाल सकें। अगर प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह बस मिट्टी के अंदर अपना सिर दबा के रखेंगे, तो उससे ना प्रॉब्लम पता लगेगी, ना ही उसके सोल्यूशन को ढूंढने के लिए कुछ यत्न किया जाएगा। और जो कुछ भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, उसको बस अपनी नियति मानकर हम क्या करेंगे? एक फेटलिस्टिक एटीट्यूड के साथ चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे, विच कैन बी वेरी डिट्रीमेंटल। सो बेसिकली एजुकेशन के थ्रू आजाद भारत से लेकर एवर सिंस इंडिपेंडेंस हमने हमारे लोगों के अंदर प्रोग्रेसिव आइडियाज को इंप्लांट किया है। हमारे डाइवर्सिटी भरे इस नेशन में कल्चरल इंटीग्रेशन हो पाई है, क्योंकि यही एजुकेशन है जो हमारे लोगों को ये अवेयरनेस दिलवाती है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई होने के साथ साथ आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी है, यू आर इंडियंस। और इसी की बदौलत नो डाउट भारत में सांप्रदायिक हिंसाएं आए दिन होती हैं, लेकिन तब भी हमारा भारत एक अखंड राज्य की तरह, एक अखंड देश की तरह आज भी खड़ा है। और ये हमसे पहले भी था, आज भी है और हमारे जाने के बाद भी रहेगा। एंड इसमें एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, राइट। अब इसी के चलते दोस्तों नवंबर के जो पहले 2 हफ्ते होते हैं उसमें हम काफी सारे फेस्टिवल्स को और काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज को सेलिब्रेट करते हैं। 14 नवंबर को हमने चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया, जनजातीय
गौरव दिवस, बेसिकली ट्राइबल डे जिसे कहते हैं, उसे भी सेलिब्रेट किया। इसी में क्या है कि 11 नवंबर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डे था। एक तो देखो इसको सिंगल्स डे भी कहा जाता है, जो चाइना में सेलिब्रेट होता है, जहां पर जो सिंगल लोग होते हैं, ठीक है, द पीपल हु डू नॉट हैव गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, वाइफ्स और हस्बैंड्स, दे आर सिंगल, ठीक है। तो उनको क्या होता है कि उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपने लिए कुछ गिफ्ट खरीदो, खुद को थोड़ा खुश रखो, एंड उससे क्या होता है कि कमर्शियल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ती है। तो चाइना का थोड़ा ये सीन है, लेकिन भारत में ये दिन बहुत ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है, और एज अ नेशन हमें इस दिन को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। ये दिन है 11 नवंबर का, विच इज द नेशनल एजुकेशन डे ऑफ इंडिया, और इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आवर फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि है मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर को सन 1888 में हुआ था, और इन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में अपनी एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फ्रीडम फाइटर, एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट कैबिनेट में एजुकेशन का पोर्टफोलियो होल्ड करना कोई छोटी बात नहीं थी। हमारे फर्स्ट कैबिनेट के सामने, आजाद भारत के समय पर जो हमारा मंत्रालय बना था, उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, जिसमें बहुत हाई इलिटरेसी वाली कंट्री में एजुकेशन को स्प्रेड करना और एक मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न भारत की बुनियाद रखना एक बड़ा ही क्रूशल पॉइंट था। तो उसमें अब्दुल कलाम आजाद की बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं, जिसको आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट। सो इस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 के एग्जाम को देना चाहते हैं, तो आपको स्टडी आईक्यू के प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में जरूर एनरोल करना चाहिए। ये क्रैश कोर्स SIP प्लस कहलाता है, और इसकी क्लासेस आज यानी 15 नवंबर को स्टार्ट हो रही हैं शाम 5 बजे। अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं किया तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी एनरोल कर लीजिए, और CS लाइव यानी सिविल सर्विसेज लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर बैच के अंदर आपकी क्लासेस शुरू होने के बाद लाइव क्लासेस चलेंगी, जो कि लगभग 3 घंटे का जिनकी ड्यूरेशन रहेगी। हर क्लास के बाद आपका एक टेस्ट होगा 50 MCQs का। सो आपको बेसिकली क्लास से पहले भी शेड्यूल मिल जाएगा, क्लास में क्या होना है वो आपको पता होगा, खुद भी पढ़ के आओगे, क्लास में भी सीखोगे, और सीखने के बाद जब आपका टेस्ट होगा तो उससे आपको क्लैरिटी रहेगी कि पेपर में सवाल कैसा आ सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस से आपको एक क्लोजर मिलेगा अपने अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जिससे कि काफी कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम ना केवल देंगे बल्कि उसको क्लियर भी करेंगे। प्रीलिम्स एक बहुत डिफिकल्ट स्टेज है, और इस डिफिकल्ट स्टेज को क्रैक करने के लिए गाइडेड प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। सो उसी के चलते स्टडी आईक्यू का इनिशिएटिव आपकी काफी हेल्प करेगा। इसमें CSAT की क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे का भी कंपोनेंट इसमें आपको मिलता है। अगर इसके बारे में फर्दर कुछ जानकारी चाहते हैं और मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पर CS Live Group _UPSC इसे जरूर फॉलो करें, एंड टेलीग्राम पर यू कैन फॉलो मी ऑन hello.chandan_sharma। अब वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और अबुल कलाम आजाद, जो कि बेसिकली माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है मुस्लिम कम्युनिटी। और आजाद भारत के टाइम पर देखो हमारे सामने जो समस्याएं थी, उनमें से एक समस्या थी कि सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, राइट। और पहला कैबिनेट जो हमारा बना था वो एक तरीके से भारत की काफी हद तक एक मिरर रेप्लिकेशन या मिरर एक रिप्रेजेंटेशन भी उसे कहा जाता है, क्योंकि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, पारसी, मद्रासी हर कोई था, ठीक है। यहां पर अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे श्रीमती अमृत कौर जी, इनको हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, अबुल कलाम जी को एजुकेशन का पोर्टफोलियो मिला था, और CH भाभा को कॉमर्स का पोर्टफोलियो मिला था, जॉन मथाई को रेलवेज एंड बाद में फाइनेंस का पोर्टफोलियो भी मिला था। तो माइनॉरिटीज, ठीक है, जो माइनॉरिटीज हमारे देश में हैं, दे ऑल्सो हेल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज, और ये यही लोग हैं जिन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करके एक तरीके से आजादी के टाइम पर जो जिन्ना की आर्ग्यूमेंट्स होती थी कि 2 नेशन थ्योरी बननी चाहिए, कल्चरली हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे आर डिफरेंट एंड देयरफॉर देयर शुड बी 2 कंट्रीज, तो उन्होंने बेसिकली क्या है कि जिन्ना की बात को बेसिकली बिल्कुल एक तरीके से गलत साबित कर दिया। क्योंकि जो भारत बना हमारा, जिसमें विभिन्नता में एकता हमें नजर आती है, तो वो विभिन्नता में एकता में इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं। अब पॉइंट पर आते हैं और मौलाना आजाद की कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। यहां पर एक कमेटी बनी थी आजादी से पहले। इस कमेटी ने बेसिकली ये डिसाइड किया था कि हमें आजादी के बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाने पड़ेंगे, जिसमें टेक्नोलॉजी को हमें ड्यू इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। क्योंकि आजादी के बाद भारत अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ सफिशिएंट ना हुआ तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और हमें बड़े मुल्कों के सामने हमेशा झुके रहना पड़ेगा।
1951 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को सपोर्ट भी किया और अपने नेतृत्व में आईआईटी खड़गपुर की इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली करवाया। और 1951 में ही बेसिकली इनॉग्रेटेड आईआईटी खड़गपुर, जो कि हमारे देश की पहली आईआईटी बनी। और इसके बाद सिलसिला स्टार्ट हो गया हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में दूसरे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी बनने का भी, जो आज भी हम जानते हैं कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं। इन्होंने भारत के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत इमेंस कंट्रीब्यूशन की है और इनकी बुनियाद, एक तरीके से इनका जो बुनियादी ढांचा है, उसमें मौलाना आजाद ने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये आईआईटीज आज भी भारत के रिसर्च इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्रूशल पार्ट है। और अगर हमने विकसित भारत बनना है, हमने एक सुपर पावर बनना है, तो दीज इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी के साथ साथ 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को भी मौलाना आजाद ने सपोर्ट किया। आज़ादी से पहले राधाकृष्ण कमीशन बना था, जिसने कहा था कि भारत में एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन के मामले में। हायर एजुकेशन में अगर डिसयूनिफॉर्मिटी होगी तो कलेक्टिवली एज अ नेशन हमारे यहाँ रिसर्च इकोसिस्टम इतना ज्यादा कंड्यूसिव नहीं होगा। अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से करिकुलम को फॉलो कर रहा है और यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसमें देयर इज चांस कि एक प्रांत बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएगा, दूसरा प्रांत हो सकता है थोड़ा बैकवर्ड रह जाए। तो उसके चलते एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बनाने का फैसला किया गया, जो कि यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को रेगुलेट करेगा, उनको ग्रांट्स देगा और उनकी डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट योगदान देगा, जिससे बेसिकली इसी के चलते 1953 में यूजीसी हमारे सामने आया। इस यूजीसी के ही चलते आज की डेट में भारत में ढेर सारी यूनिवर्सिटीज हमारे एजुकेशन में और हमारे रिसर्च इकोसिस्टम में काफी इमेंसली कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मौलाना आजाद सिर्फ टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर ही फोकस करते थे, इन्होंने आर्ट्स और कल्चर को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी। साहित्य अकेडमी, ललित कला अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी, इसकी एस्टैब्लिशमेंट में सपोर्ट देते हुए इन्होंने ये इंश्योर किया कि भारत का जो हेरिटेज है, भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, इसे भी हम आगे कैरी ऑन करते रहें। राइट। अब इसमें ऐसा है कि जहां एक तरफ मौलाना आजाद ने अपनी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की और इस सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के ही चलते हम 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, वहीं मौलाना आजाद के ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज भी इनके साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में प्राइवेट एजुकेशन के हक में ये नहीं थे, और जाहिर सी बात है कि भारत की स्थिति भी उस समय पर कुछ इस प्रकार की थी कि कैपिटलिज्म के चलते हमने 200 साल गुलामी झेली। राइट। और अगर एजुकेशन जैसी चीज को प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा सेक्शन एजुकेशन का फायदा ले ही नहीं पाएगा। तो इसी वजह से मौलाना आजाद ने स्टार्टिंग में प्राइवेट एजुकेशन के थोड़ा अगेंस्ट बात की। ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा हुआ करता था उस समय पर, लेकिन एज द हिस्ट्री नाउ सजेस्ट कि उस टाइम पर उनके लिए गए कुछ टैक्टिकल डिसीजंस ठीक साबित हुए। बट यस, ग्रेजुअली प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एजुकेशन को धीरे धीरे ओपन अप कर दिया गया, और आज की डेट में प्राइवेट सेक्टर की एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर। इसी के साथ साथ कहा जाता है कि टेक्निकल एजुकेशन को इन्होंने ज्यादा फोकस किया, बट एट द सेम टाइम वी कैन सी कि ललित कला साहित्य अकेडमी, इन सभी अकेडमीज को सपोर्ट करके इन्होंने हेरिटेज को भी सपोर्ट दिया था। इन्होंने हिंदी को एक लैंग्वेज की तरह प्रमोट करने की कोशिश की थी, जो कि पूरे भारत में एक तरीके से नेशनल लैंग्वेज का काम कर सके। लेकिन इनके इस डिसीजन की वजह से बहुत सी साउथ इंडियन स्टेट्स थीं जिन्हें ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि वहां पर हिंदी नहीं, वहां पर उनकी अपनी रीजनल भाषाएं बोली जाती हैं, वो चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, एटसेट्रा, ठीक है, मलयालम हो, एटसेट्रा। तो उस वजह से इन्हें फिर इंग्लिश को ही यूज करना पड़ा एज मीडियम ऑफ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन, ठीक है, जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी और यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जा सके। तो उसमें आज भी हमारे सामने ये चैलेंज है कि अभी भी हम इंग्लिश को यूज करते हैं। हालांकि इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश को यूज करने से क्या है कि हम ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ काफी ज्यादा टच में है। राइट। बट फिर भी हम एक अपनी लैंग्वेज को उस लेवल पर डेवलप नहीं कर पाए, जैसे कि मतलब जर्मनी में रिसर्च होता है तो जर्मन भाषा का इस्तेमाल होता है, रशिया में रिसर्च होता है तो रशियन में काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो भारत में भी इस तरह का सिस्टम होना चाहिए था कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए या फिर हमारी एक नेशनल लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम रिसर्च कर पा रहे हैं। लेकिन क्योंकि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है, तो उसके चलते एक कॉमन लैंग्वेज इस तरह से डेवलप कभी हो नहीं पाई। बट स्टिल हमारा रिसर्च इकोसिस्टम उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छे से डेवलप किया, और यही एक तरीके से यही एक कारण है जिससे आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के खासकर जो क्षेत्र है, राइट, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, उसमें भारत काफी अच्छा कर रहा है। आज के स्टार्टअप कल्चर में, ठीक है, स्टार्टअप कल्चर में पढ़े लिखे एंटरप्रेन्योर्स की एक बहुत अहम भूमिका होती है।
राइट। तो ये भूमिका की जो बुनियाद थी ये हमारे आज़ादी के इमीडिएटली बाद ही ले डाउन कर ली गई थी। ठीक है, अब इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मौलाना आज़ाद के ऊपर कुछ और कंट्रोवर्सीज या कंट्रोवर्शियल रिमार्क भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी तो माइनॉरिटी के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 30 की कुछ क्लॉजेस की तरह, ठीक है, जहां पर बेसिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने का अधिकार है और उन्हें एडमिनिस्टर करने का भी पूरा अधिकार रहता है माइनॉरिटीज को, इन आर्टिकल्स को मौलाना आज़ाद ने सपोर्ट किया था। तो बहुत से लोगों का कहना है कि इस सपोर्ट की वजह से कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स में कुछ क्लॉजेस हैं जो कि मदरसास जैसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करते हैं, एंड दीज इंस्टीट्यूशंस समटाइम्स और ऑफन रिगार्डेड एज दोज इंस्टीट्यूशंस जो थोड़ी रिग्रेसिव एजुकेशन देते हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स के साथ उनका थोड़ा डिस्कनेक्ट है। बट ये कहना दोस्तों, देखो, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है, बट ये 100% बात सही नहीं है, क्योंकि उस समय पर अगर माइनॉरिटी राइट्स को हम अकोमोडेट ना करते इन द कॉन्स्टिट्यूशन तो जिस हिसाब से अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था उससे भारत की बैल्कनाइजेशन हो सकती थी। तो हमने माइनॉरिटी के भी राइट्स को अकोमोडेट किया, और जिस प्रकार से मौलाना आज़ाद ने कलेक्टिवली एज अ नेशन के प्रोग्रेस के लिए और माइनॉरिटीज के प्रोग्रेस के लिए कलेक्टिवली एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, उसी का नतीजा है कि आज की डेट में हम न केवल यूनाइटेड हैं बल्कि आज की डेट में हम कुछ ऐसे लॉज को वापस से रिविजिट कर रहे हैं जिनमें अगर कोई संशोधन करने की जरूरत है तो वो भी हम करेंगे, जिससे कि नेशनल एजुकेशन को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। अब नेशनल एजुकेशन की प्रमोशन की जहां तक बात है तो उसमें देखो, हमारी बुनियाद अच्छी डली, लेकिन तब भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज एजुकेशन सेक्टर को परेशान कर रहे हैं। अगर हम एसर रिपोर्ट को देखें, एनुअल स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट, जो बेसिकली एक एनजीओ द्वारा सर्वे के थ्रू हमारे सामने आती है, एनजीओ का नाम है प्रथम। ठीक है, प्रथम क्या करता है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम में क्या लर्निंग आउटकम्स आ रहे हैं उनको इवैल्यूएट करता है, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमने इतने सारे स्कूल्स बना रखे हैं और जिसको रन करने के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के ढेर सारे फंड्स भी लगते हैं, तो इनका आउटकम क्या आ रहा है। तो इसमें हमें पता लगता है कि एसर की 2022 की रिपोर्ट ये कहती है कि 27% बच्चे बिटवीन 15 टू 16 ईयर्स वो किसी स्कूल में एनरोल्ड ही नहीं है, यानी कि वो एजुकेशन ले ही नहीं रहे। राइट, इसी के साथ साथ 5वीं क्लास का अगर कोई बच्चा है, अगर वो 5वें स्टैंडर्ड तक पहुंचा है तो ऑब्वियसली ही और शी शुड बी इन अ पोजिशन टू रीड अ टेक्स्ट जो कि 2nd स्टैंडर्ड का है। ठीक है, तो इसमें जब सर्वे किया गया तो 2022 के सर्वे में हमें यह पता लगता है कि लगभग 75% बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं क्लास में होने के बावजूद भी 2nd स्टैंडर्ड का टेक्स्ट रीड नहीं कर सकते। बच्चों की अरिथमेटिक स्किल्स काफी पुअर हैं। जो सरकारी स्कूल्स हैं, खासकर स्टेट रन, जो स्टेट्स, ठीक है, ये जो राज्य सरकारें जिन स्कूल्स को रन कर रही हैं, उनके सरकारी स्कूलों की हालत भी काफी खस्ता है। टॉयलेट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, लाइब्रेरीज नहीं है, यहां तक कि कई जगहों पर क्लासरूम्स भी नहीं है। एक प्लॉट है, जमीन पर बैठ के बच्चे एजुकेशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत, टीचर्स की बहुत सिवियर शॉर्टेज है भारत में। 10 लाख टीचर्स लगभग इनकी शॉर्टेज भारत में देखी जा रही है। और ये सारी सिचुएशन ऐसी है कि ये हमारे एजुकेशन सेक्टर जिस हिसाब से इसको ग्रो करना चाहिए और विकसित भारत में इसको कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, उतनी कर नहीं पा रही। तो जो नेशनल एजुकेशन डे है हमारा, ये हमें एक मौका देता है कि हम इन इश्यूज को रिफ्लेक्ट कर सकें, थोड़ा सोच सके इनके बारे में और इनको एड्रेस करने की बात कर सके। अब ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए हमने कोई डिसीजन या कोई कभी एक्शन लिया नहीं। वी हैव टेकन मल्टीपल एक्शंस। जैसे कि एक समय था जब हमें पता तो था कि बच्चों को एजुकेशन देनी चाहिए, ये फ्री होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए, बट इसके लिए कानून की कमी थी। तो 2009 में हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट को पारित किया, जिससे क्या है कि चिल्ड्रन बिटवीन एज 6 to 14 इनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के एक प्रिविलेज दिया गया है। देखिए, अब प्राइवेट स्कूल्स में भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कुछ सेक्शंस बनाए गए हैं क्लासरूम्स में, जहां पर वो क्या है कि अपनी एजुकेशन को बाकी बच्चों की तरह ही हासिल कर सकते हैं ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो सके। इसी के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे 2020 में लागू किया गया है, बेसिकली पारित कर दिया गया था, फॉर्मुलेट कर दिया गया था। अब धीरे धीरे इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पारित हो रहे हैं। तो इसमें बच्चों की होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एजुकेशन का ना एक अजीब सी दिक्कत हो गई कि एजुकेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट मिल गया, एक डिग्री हमारे पास आ गई तो इसका मतलब हम एजुकेटेड हैं। ऐसा नहीं है। एक 8वीं पास भी एजुकेटेड हो सकता है, चाहे उसके पास डिग्री ना हो, लेकिन जीवन के तजर्बे, ठीक है, चीजें कैसे काम करती हैं, अगर उसको ज्ञान है तो इवन दैट पर्सन इज एजुकेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि ये वोकेशनल और जो स्किल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए था।
और भारत में ये विडंबना है कि डिग्री जिसके पास है लेकिन उसे आता जाता कुछ भी नहीं है, उसको एजुकेटेड मान लिया जाता है। और जिसके पास डिग्री नहीं है बट उसके पास स्किल्स हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग उसने ले रखी है, तो कई बार वो जॉब मार्केट में जब जाता था तो सर्टिफिकेट्स के अभाव में उसको जॉब्स नहीं मिलती थी, राइट। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस गैप को सही किया जा रहा है, जिसमें वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहां तक कि वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में जो पहले एजुकेशन होती थी, कि जैसे मैंने जब बीटेक की थी तो वहां पर क्या था कि जो मेरी स्ट्रीम है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम है मेरी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वहां पर सिर्फ वही सब्जेक्ट्स मैं कर सकता हूं जो मेरे करिकुलम में बताए गए हैं। लेकिन आज की डेट में यहां पर भी यूजीसी ने और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। तो अगर मैं कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स को भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ करना चाहता हूं तो वहां पर उन सब्जेक्ट्स के भी क्रेडिट मुझे दिए जाएंगे, राइट। और अगर मैं बीच में ड्रॉप आउट करता हूं, लेट्स से मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया, मैं उसे फॉलो करना चाहता हूं एज एन एंटरप्रेन्योर, उसको चेज करना चाहता हूं, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर ड्रॉप आउट कर गया तो मैंने जितने, मतलब 3 साल अगर करके फाइनल ईयर में मैंने ड्रॉप आउट किया तो फिर मेरे को कोई डिग्री मिलेगी नहीं। जितनी पढ़ाई मैंने की उसके क्रेडिट्स दिए जाएंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार का एक बड़ा अच्छा कदम है, जहां पर रेवोल्यूशनरी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे कि एजुकेशन सेक्टर को और फर्दर एनहांस किया जा सके। हमने कोविड पैंडेमिक के समय पर बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखे जिसमें स्कूल्स के बंद होने के कारण, लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स के बंद होने के कारण एजुकेशन एक्वायर करने के साधन बंद होते जा रहे थे। तो वहां पर डिजिटल एजुकेशन आज की डेट में काफी बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। इसी के चलते कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि दीक्षा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। दीक्षा इज बेसिकली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। इसको 2017 में ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन 2020 में हुई थी। 2017 में टेक्स्ट बुक्स के अंदर कुछ क्यूआर कोड्स ऐड कर दिए गए थे कि जहां पर अगर टेक्स्ट की फॉर्म में कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है तो पेरेंट्स, टीचर्स एंड इवन स्टूडेंट्स उस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक ऐसे वीडियो की तरफ जा सकते हैं जिसे देखकर एक कॉन्सेप्ट की उन्हें और बेहतर क्लैरिटी मिल सकती है। इस चीज का इस्तेमाल कोविड में इस हिसाब से हुआ कि बच्चों की एजुकेशन में बहुत ज्यादा बाधा नहीं आई। अगर ये डिजिटल इनिशिएटिव्स हमने ना लिए होते तो लर्निंग आउटकम्स और भी ज्यादा खराब हो सकते थे, बट इन इनिशिएटिव्स के कारण काफी इंप्रूवमेंट रही। बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हमने स्टार्ट की हैं, जैसे कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप को 2008 में स्टार्ट किया गया था। इसमें वो बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 3.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक हर साल 12,000 रुपीज मिलते हैं इफ दे आर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, राइट। इसी के साथ पीएम पोषण स्कीम को भी हमने सपोर्ट किया है। ये मिड डे मील स्कीम हुआ करती थी और इसमें हम इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं दैट अ हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो बच्चों की न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान दिया गया है और ये इंश्योर किया गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को खाना भी अच्छा सा मिले, राइट। इसी के साथ साथ निष्ठा, ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया। दिस इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर टीचर्स हेड एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल्स हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ठीक है। तो इस इनिशिएटिव के अंदर क्या है कि हम टीचिंग क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आजकल भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर्स सब पार परफॉर्मेंस दिखाते हैं और ऐसे टीचर्स की वजह से एजुकेशन का बंटाधार होना निश्चित है। तो आज़ाद भारत में जो चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया है, लेकिन आज की डेट में हमारे सामने कुछ न्यू चैलेंजेस हैं जिनको हमें टैकल करना है। मौलाना आज़ाद ने जिस भारत का सपना देखा, एजुकेशन सेक्टर का सपना देखा, उस सेक्टर को और विकसित करने की हमें जरूरत है और इसमें डिजिटल एजुकेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और इसी के चलते स्टडी IQ जैसे प्लेटफॉर्म्स लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स को, लर्नर्स को ढेर सारा क्वालिटी कंटेंट डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। यहां तक कि एक ऐसा समय था जब यह माना जाता था कि डिजिटल लर्निंग से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो क्लियर हो ही नहीं सकते, लेकिन ना केवल हमने उन लोगों को जो ये बात सोचते थे उनको गलत प्रूफ किया, बल्कि ऑफलाइन एजुकेशन से फार बेटर क्वालिटी कंटेंट हम डिजिटली आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और ऐसा ढेर सारा और इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल एजुकेशन डे के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास आज ये अपॉर्चुनिटी है कि देखो, हम 4% ऑफ आवर GDP एजुकेशन में स्पेंड करते हैं। इसमें से 3% स्टेट स्पेंड करती हैं और सेंटर 1% स्पेंड करता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि स्टेट्स के पास जिम्मेदारी ज्यादा है तो उनको स्पेंड भी ज्यादा करना पड़ेगा। अब इसमें ना बहुत सारी कमिटीज ने ये रिकमेंड किया है कि ये स्पेंडिंग 6% तक जानी चाहिए। तो सेंटर किसी तरह 2.5 या 3% तक ले जाए और स्टेट्स भी 1% और इंक्रीज कर दें एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग। और स्पेंडिंग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए,
वो स्पेंडिंग्स एक्चुअली आउटकम बेस्ड स्पेंडिंग होनी चाहिए, तो उससे भारत रैपिडली एडवांस कर सकता है। यूके और यूएस जैसे कंट्रीज भी लगभग 6% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन में स्पेंड करते हैं, और फिनलैंड नॉर्वे जैसे कंट्रीज लगभग 7% ऑफ द जीडीपी एजुकेशन में स्पेंड करते हैं। तो आज की डेट में अगर एजुकेशन के ऊपर हम सभी लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालें और इसको और एनहांस करने की कोशिश करें, तो वी ट्रूली कैन क्रिएट अ विकसित भारत। इस पॉजिटिव नोट के साथ, इस पॉजिटिव थॉट के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहां पर समाप्त करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। चैनल के साथ बने रहिएगा। जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।